हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल टेरेसिस विजन। तो जी हाँ, मॉडर्न एज की सीरीज में बातें चल रही हैं और मॉडर्न एज लेक्चर 4th मैंने आपको सैटरडे को पढ़ाया है, जहां पर मैंने कई सारे राइटर्स को लेकर के स्टार्ट किया है बातों को। और वहां पर हम ये देख रहे हैं कि जो भी पोएट्स आ रहे हैं, चाहे वो W.B. येट्स हो या कोई दूसरे ऑथर्स, तो उन सब की पोएट्री पर हम देखते हैं कि जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट है वो है वर्ल्ड वॉर का। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, जो कि 1914 में स्टार्ट होता है और 1918 में खत्म होता है ट्रीटी ऑफ वर्साई के साथ में। लेकिन माना यह जाता है कि ट्रीटी ऑफ वर्साई के ही साथ में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की एंडिंग होती है, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर की स्टार्टिंग भी इसी ट्रीटी ऑफ वर्साई के ही थ्रू हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे सैंक्शंस जर्मनी के ऊपर इंपोज कर दिए जाते हैं अलाइड नेशंस के द्वारा, और उसका आउटकम यह था कि फिर से जर्मनी ने अपने आप को तैयार करना शुरू कर दिया एक दूसरे वॉर को लेकर के। हालांकि ये तो बातें हिस्ट्री और वॉर की हैं, लेकिन आज की हमारी जो वीडियो है मॉडर्न एज लेक्चर 4th या पार्ट 4th, इसमें मैं आपसे बात करने वाला हूं जॉर्जियन पीरियड को लेकर के। जॉर्जियन पीरियड जो कि माना जाता है इंग्लिश लिटरेचर में, ये स्टार्ट होता है ओरिजिनली हम देखें तो 1714 से लेकर के 1830 तक चलता है ये। यानी कि जो पहला जॉर्जियन पीरियड था वो 1714 से लेकर के 1830 तक चलता है। जी हां, स्टुअर्ट डायनेस्टी एंड होती है क्वीन एन के साथ में, ये मैंने आपसे बातें कर चुका हूं। और जॉर्ज फर्स्ट के रूप में जर्मनी की जो सोफिया फैमिली थी वो ब्रिटिश थ्रोन पर आती है, और उनका जो एम्पायर था, उनकी जो रीन थी वो 1830 तक चलती है। ये तो था ओरिजिनल जॉर्जियन पीरियड। लेकिन अब आकर के यहां पे 1914 से स्टार्ट हो करके, ठीक है, और आगे चल करके 1936 तक फिर से जो एज आई इंग्लिश लिटरेचर या वहां की पॉलिटिक्स में, उसे हम जॉर्जियन पीरियड कहते हैं। और आपको याद होगा कि मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया जो है, गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो भी इन्हीं जो है जॉर्ज जो राजा थे, इन्हीं के ही आने पर उसको बनाया गया था, ताकि वहां पर उनको वेलकम किया जा सके। तो ये जो रेन है वो यहीं से स्टार्ट होती है 1914 से और आगे चलती है 1936 तक। बेसिकली आज मैं जिन ऑथर्स के बारे में आपसे बात करने वाला हूं वो है वाल्टर डिला मेयर, W.H. डेविस, और जो है 3 और 2 ऑथर्स को मैंने और लिया हुआ है। और इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑथर हैं वो हैं वाल्टर डिला मेयर, या आप इनको जिसको रूपर्ट शॉनर ब्रूक कह सकते हैं, रूपर्ट ब्रूक। रूपर्ट ब्रूक को बेसिकली अगर हम देखें तो इनको हम काउंट करते हैं एज अ वॉर पोएट। रूपर्ट ब्रूक ने कभी भी कोई एक्शन अपनी लाइफ में नहीं देखा, लेकिन फिर भी क्या है कि उनके जो सोनेट्स हैं, वार सोनेट्स, वो बेसिकली डील करते हैं वर्ल्ड वार, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, और उसमें किस तरीके से फोर्सेस एक दूसरे से लड़ रही थी और क्या था वहां पे एक्शन की सिचुएशन जो थी, उसको लेकर के रूपर्ट ब्रूक ने अपनी पोएम्स को लिखा हुआ है। रूपर्ट ब्रूक जो है परिचित से वर्जीनिया वुल्फ के साथ में, वर्जीनिया वुल्फ से भी वो मिले हुए थे, और उनकी मुलाकात वर्जीनिया वुल्फ से ऐसी जगह पर होती है जहां पर ये लोग उसके बाद स्किन डाइविंग पर भी जाते हैं साथ में। और रूपर्ट ब्रूक एक ऐसे ऑथर थे जिनके बारे में W.B. येट्स यानी विलियम बटलर येट्स, जिनके बारे में मैंने आपको बताया है कि 1923 में इनको नोबेल प्राइज मिलता है। W.B. येट्स ने रूपर्ट ब्रूक के बारे में कहा है दैट ही इज द हैंडसमेस्ट यंग मैन ऑफ इंग्लैंड, यानी कि वो सबसे ज्यादा हैंडसम मैन है कहां के, इंग्लैंड के। और वास्तव में अगर आप देखेंगे रूपर्ट ब्रूक की इमेजेस को तो आपको लगेगा कि वो एक बहुत ही हैंडसम और बहुत ही स्मार्ट ऑथर थे। ठीक है, तो आइए देखते हैं रूपर्ट ब्रूक के बारे में क्या क्या है खास बात इनको लेकर के। जी हां, सबसे पहले हम देख लेते हैं जॉर्जियन पीरियड को कि क्या है ये। द टर्म इज अप्लाइड टू द रीन्स इन इंग्लैंड ऑफ जॉर्ज, इनको लेकर के जॉर्ज को फ्रॉम 1714 टू 1830, 1714 से लेकर के 1830 तक। द रीन ऑफ जॉर्ज फिफ्थ, कहां से, फ्रॉम 1910 टू 1936,
ठीक है, जो मैंने वहां पे 1914 लिखा था, सॉरी वो गलत है, 1910 उसको कंसीडर करिए। 1936 तक इज ऑल्सो नोन एज, माना जाता है इसे क्या, जॉर्जियन पीरियड। जॉर्जियन पीरियड, द टर्म जॉर्जियन पोएट्री हैज कम टू कोनोट वर्स, ऐसी वर्स को विच इज मेनली रूल्ड इन सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर यानी यहां पे बातें किसी कंटेंट को लेकर के हुई हैं, और ऐसा कंटेंट जो कि दिखा रहा है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन का कितना बुरा हाल है इस वॉर की वजह से। और क्या है देखिए, डेलिकेट रादर देन बोल्ड एंड पैशनेट इन मैनर एंड ट्रेडिशन, ऐसी थी पोएट्री, एंड एक्सपेरिमेंटल इन टेक्निक, और क्या था, एक्सपेरिमेंटल भी थी किसको लेकर के, टेक्निक में। रूपर्ट ब्रूक, वॉल्टर डिलामेयर, डब्ल्यू.एच. डेविस एंड जॉन मैसफील्ड, ये 4 ऑथर्स हैं इंपॉर्टेंट जो हैं जॉर्जियन पीरियड को लेकर के। रूपर्ट ब्रूक हैं, वॉल्टर डिलामेयर हैं, डब्ल्यू.एच. डेविस हैं और जॉन मैसफील्ड, ETC आर प्रोपोनेंट्स ऑफ जॉर्जियन पोएट्री। क्या हैं, आर द प्रोपोनेंट्स ऑफ जॉर्जियन पोएट्री। ठीक है, तो आइए चलते हैं अपने ऑथर्स को लेकर के। सबसे पहला नाम जो है वो है रूपर्ट चॉनर ब्रूक। ठीक है, यूजुअली इनको हम किस नाम से जानते हैं, रूपर्ट ब्रूक। इनका मिडिल नेम जो है वो रूपर्ट चॉनर है। ठीक है, चॉनर है इनका मिडिल नेम, लेकिन ये बहुत रेयरली अपने इस वर्ड्स को यूज करते थे, इस यानी कि चॉनर को। यूजुअली इनका जो नाम था वो क्या था, रूपर्ट ब्रूक। क्या नाम था, रूपर्ट ब्रूक। और देखिए क्या है, ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी फेबियन सोसाइटी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी फेबियन सोसाइटी, किंग्स कॉलेज, कौन सा, किंग्स कॉलेज, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इनको स्कॉलरशिप ऑफर होता है और रूपर्ट ब्रूक वहां पर स्टडी करने के लिए जाते हैं, पढ़ाई करने के लिए, और वहां पर वो प्रेसिडेंट बनते हैं किसके, फेबियन सोसाइटी के। जी हां, ये वही फेबियन सोसाइटी है जिसमें आगे चल करके जीबी शॉ, जॉर्ज बर्नर्ड शॉ जैसे बड़े ऑथर्स का भी नाम जुड़ता है। और ये एक ऐसी सोसाइटी थी जो कि किसको, जो डाउन ट्रोडन पीपल थे या जिनको हम लेबर क्लास मानते हैं, लेबर क्लास को लेकर के, उनके वेलफेयर को लेकर के ये काम किया करती थी फेबियन सोसाइटी। और जॉर्ज बर्नर्ड शॉ तो एक बहुत बड़ा नाम है इस चीज को लेकर के, फेबियन सोसाइटी को लेकर के। अ पोएट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, कैसे हैं वो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पोएट हैं, हु नेवर सॉ एक्शन, यानी कभी भी ये एक्शन में एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं थे। जी हां, कुछ हम ऑथर्स की बात करते हैं, जैसे विल्फ्रेड ओवेन हो गए, डलसेट डेकोरम एस्ट वाले जो ऑथर हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो एक्टिवली इन्वॉल्व हैं वर्ल्ड वॉर में, लेकिन रूपर्ट ब्रूक एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं थे। ठीक है, वॉर्स में, फिर भी क्या है, उनको हम एक वॉर पोएट्स की तरीके से काउंट करते हैं। ही इज फेमस मेनली फॉर वन सोनेट। ठीक है, वो किस लिए फेमस है, अपने एक सोनेट के लिए जिसका नाम क्या है, द सोल्जर। सोनेट का नाम क्या है, द सोल्जर। और जो मैं आपको बात बताया हूं क्या है, कि द हैंडसमेस्ट यंग मैन ऑफ, द हैंडसमेस्ट यंग मैन ऑफ इंग्लैंड, ऐसा किसने कहा है, ऐसा WB ईट्स साहब ने इनके लिए कहा हुआ है। इसके लिए, रूपर्ट ब्रूक के लिए, कि वो क्या है, सबसे ज्यादा हैंडसमेस्ट यंग मैन है। सेंट पॉल कैथेड्रल में रूपर्ट ब्रूक जो है, जो फेमस होते हैं, तो सबसे पहली बार इनका जो नाम आता है वो वहां से आता है कि सेंट पॉल कैथेड्रल में इनकी एक पोयम को रिसाइट किया जाता है, और इनकी इस पोयम से लोग उनको जो है जानना स्टार्ट करते हैं, रूपर्ट ब्रूक को। और देखिए क्या है, ही वॉज अ माइनर सेलिब्रिटी बिफोर ही डाइड, यानी कि जब उनकी मौत हुई तो वे बहुत ही मतलब माइनर सेलिब्रिटी थे, लोग उनके बारे में ज्यादा जानते नहीं थे। एंड अ मॉन्स्ट्रस वन आफ्टरवर्ड, लेकिन जब इनकी डेथ हुई उसके बाद से इनकी पॉपुलैरिटी जो है वो बढ़ती है। ठीक है, मॉन्स्ट्रस वन आफ्टरवर्ड, होल्डिंग ऑन हिज फेम एंड टैटर्ड ग्लोरी। ठीक है, होल्डिंग ऑन हिज फेम एंड टैटर्ड ग्लोरी। ठीक है, यानी क्या है कि उसके बाद, इनकी डेथ के बाद जो इनकी ग्लोरी थी वो ऐसी थी, टैटर्ड ग्लोरी में थे ये। पोएम्स के बारे में अगर हम बात करें इनके, तो कौन सी है, द ग्रेट लवर, द ग्रेट लवर, द डेड, ठीक है, हेवन,
द ओल्ड विकरेज, क्या नाम है? द ओल्ड विकरेज। और फेमस लाइन कौन सी है? इफ आई शुड डाई, अगर मैं मर भी जाऊं, थिंक ओनली दिस ऑफ मी, ठीक है, कि मेरे बारे में सोचना, दैट देयर इज सम कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड, देयर इज सम कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड, कि क्या है? एक कोना है फॉरेन फील्ड का, यानी मेरे हार्ट में, दैट इज फॉरएवर इंग्लैंड, जो कि मेरे लिए क्या है? हमेशा से इंग्लैंड रहेगा, यानी कि इंग्लैंड मुझसे क्या है? इनसेपरेबल है, मैं इनसेपरेबल है, मैं इंग्लैंड से कभी अलग नहीं हो सकता हूं, ठीक है। ऐसा उन्होंने अपनी पोएम्स को लेकर के पोएम्स में कहा हुआ है। चलिए अगले ऑथर हैं वाल्टर डे ला मेयर, ठीक है, क्या नाम है? वाल्टर डे ला मेयर। और ये एक फ्रेंच फैमिली से बिलोंग करते थे, यानी कि जो फैमिली थी वो फ्रेंच, ठीक है, डिसेंट की थी, फ्रेंच डिसेंडेंट के थे। इस इनका नाम क्या? वाल्टर डे ला मेयर। हिज पेन नेम इज वाल्टर रिमल। वाल्टर रिमल, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इनका जो पेन नेम है वो क्या था? वो वाल्टर रिमल है। और ऐसा इन्होंने क्या था? इनका एक वर्क है सॉन्ग्स ऑफ चाइल्डहुड, सॉन्ग्स ऑफ चाइल्डहुड नाम का एक पोयम का कलेक्शन था, और उस कलेक्शन में इन्होंने अपना ये नाम, कौन सा नाम? वाल्टर रिमल इस्तेमाल किया है। ही इज वन ऑफ द बेस्ट नोन ऑथर्स ऑफ इंग्लैंड, ठीक है, प्रोड्यूसिंग वर्क्स दैट वर ऑफन एटमॉस्फेरिक, कैसे थे? एटमॉस्फेरिक, स्लाइटली स्कैरी एंड विद अ टच ऑफ मिस्ट्री। एक ऐसे ऑथर थे जिन्होंने अपने वर्क्स में कैसे चीजों को? मिस्टीरियस, रहस्यमयी चीजों को डिपिक्ट किया। इनकी पोएम्स में अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि वो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स को लेकर के भी बातें कर रहे हैं, ठीक है। और यही नहीं, इन्होंने बहुत सारी घोस्ट स्टोरीज भी लिखी हैं, घोस्ट स्टोरीज एंड नॉवेल्स को भी इन्होंने लिखा हुआ है, बहुत सारी जो है भूतों की कहानियां, और इन सबको भी जो है इन्होंने बहुत जो है लिखा हुआ है। वाल्टर डे ला मेयर की एक खास बात और भी है कि ये अपने नाम में वाल्टर नाम नहीं पसंद करते थे, इसके अलावा ये अपने आप को जैक कहलाना पसंद करते थे, ठीक है। क्या कहलाना पसंद करते थे? जैक। एज अ पोएट ही इज ऑफन कंपेयर्ड विद टॉमस हार्डी। अगर बातें करें, ठीक है, किसकी? पोएट के रूप में, तो उनको हमेशा टॉमस हार्डी कि जिस तरीके से वो बातें करते थे कि फेट का रोल है वो बहुत ही ज्यादा डोमिनेंट है किसी की लाइफ में, उस तरीके से इनकी पोएम्स में भी हमें डिस्क्रिप्शन मिलता है। एंड विलियम ब्लेक, और विलियम ब्लेक तो माने जाते ही हैं किस चीज को लेकर के? अपनी फिलॉसफी ऑफ मिस्टिसिज्म, जो मिस्टिसिज्म की बातें हैं उससे हम इनको मानते हैं कि उनकी पोएट्री में विलियम ब्लेक जैसे भी एलिमेंट्स हमें मिलते हैं। हिज फेमस पोएम्स आर, पोएम्स की कौन कौन सी हैं? एन एपिटाफ, नेपोलियन, नवंबर, द घोस्ट, द लिसनर्स। और मैं आज आपको द लिसनर्स पढ़ाऊंगा भी। और फेमस लाइन क्या है लिसनर्स की? इज देयर एनीबडी देयर, सेड द ट्रेवलर नॉकिंग ऑन द मूनलिट डोर। क्या होता है? एक आदमी आया हुआ है घोड़े पर बैठ करके, और एक वो, ठीक है, कासल में आप कह सकते हैं किले पे रुकता है, और वहां से आवाज लगाता है कि इज देयर एनीबडी देयर, क्या कोई अंदर है? सेड द ट्रेवलर एट नॉकिंग एट द मूनलिट डोर। अभी मैं आपको पोएम पढ़ाऊंगा तो मैं आपको ब्रीफ में समझाऊंगा इस चीज को, डिटेल्ड में, सॉरी। एंड इज हॉर्स इन द साइलेंस चैम्प्ड द ग्रासेस ऑन द फॉरेस्ट फर्नी फ्लोर, ठीक है, फेमस एग्जांपल इलिट्रेशन का है, मैं भी आपको आगे समझाऊंगा। आते हैं अपने अगले ऑथर W.H. डेविस, ठीक है, जन्म हुआ था 1871 और 1940 में डेथ हुई। ही वॉज बॉर्न इन न्यूपोर्ट वेल्स। कहां पर जन्म हुआ था? न्यूपोर्ट वेल्स में। एट द एज ऑफ 22, 22 साल की उम्र में क्या हो जाता है इनके साथ में? विद अ स्मॉल इनहेरिटेंस ही बोर्डेड अ शिप टू न्यूयॉर्क। ये क्या होते हैं? एक शिप पर, एक जहाज पर सवार होते हैं और यहां से न्यूयॉर्क चले जाते हैं। एंड आफ्टर 6 मंथ, और उसके 6 महीने बाद कहां पर? कनाडा। कहां पर? कनाडा में। इन मार्च 1899, 1899 मार्च में, इन अ ट्रेन इंजरी, ट्रेन से इनका एक एक्सीडेंट होता है, और क्या हुआ? हिज राइट लेग, उनका जो दाहिना पैर है, बिलो द नी, घुटने के नीचे, वाज एम्पुटेटेड। क्या किया गया? इसको काट करके अलग कर दिया जाता है, ठीक है। He returned वेल्स, और इसी ट्रेन एक्सीडेंट का आउटकम ये होता है कि वो वेल्स वापस आ जाते हैं। एंड देन सेटल्ड इन लंदन, उसके बाद कहां पर?
लंदन में सेटल्ड हो जाते हैं, वेयर ही डिवोटेड हिज टाइम टू राइटिंग पोएट्री, जहां पर इन्होंने पोएट्री राइटिंग स्टार्ट करना शुरू किया। हिज फेमस पोएम्स आर, कौन कौन सी हैं? अ वुमन्स चार्म्स, अ वुमन चार्म्स, अ मे मॉर्निंग, चिल्ड्रन एट प्ले, क्रिसमस और व्हेन द कुकू सिंग्स, ये सारी इनकी फेमस पोएम्स हैं। आइए अगले ऑथर पे चलते हैं, जॉन मैसफील्ड। जॉन मैसफील्ड 1878 में इनका जन्म होता है और 1967 में इनकी डेथ होती है। ही वॉज द पोएट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम 1930 अंटिल 1967, यानी 1930 से लेकर के अपनी डेथ तक यानी 1967 तक ये इंग्लैंड के पोएट लॉरिएट रहते हैं। हिज फेमस पोएम्स आर द एवरलास्टिंग मर्सी एंड सी फीवर, ये एक बहुत फेमस नाम है, फेमस टर्म भी बनता है आगे चल करके, सी फीवर। हिज बेस्ट नोन वर्क्स आर द चिल्ड्रंस नॉवेल्स, बेसिकली इन्होंने जो काम किया है वो बच्चों के नॉवेल्स को लेकर के, ठीक है। और कौन कौन से हैं? द मिडनाइट फॉक एंड द बॉक्स ऑफ डिलाइट, फेमस लाइन है, आई मस्ट डाउन टू द सीज अगेन, टू द लोनली सी एंड द स्काई, एंड ऑल आई आस्क इज अ टाल सिप एंड स्टार टू स्टीयर हर बाय, ठीक है। And the whales kick and the wind song and the white sails shaking and the gray mist on the sea's face and the gray dawn breaking sea fever, ये फेमस लाइन उनकी सी फीवर पोयम की ही है, ठीक है। तो ये थे 4 ऑथर्स जो जॉर्जियन पोएट्री में एक बड़ा नाम जिनका है। अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं किस चीज को लेकर के, वाल्टर डे ला मेयर की जो फेमस पोयम है द लिसनर्स, क्या द लिसनर्स बाय वाल्टर डे ला मेयर। जी हां, ये फेमस नाम जो मैंने अभी आपसे लिया है, वाल्टर डे ला मेयर के बारे में आपको फिर से बताता हूं कि ये फेमस हैं बहुत सारे स्केरी एलिमेंट्स को लेकर के। अपनी पोयम्स में ये डरावनी चीजों को, ऐसा लगता है घोस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और इनकी पोयम्स में बहुत सारे एलिमेंट्स, जैसे इस जो पोयम है यहां पर एक लिसनर होता है, लिसनर नहीं होता है, एक ट्रेवलर होता है, घोड़े पर बैठ के आता है और वो एक किले के बाहर रुक करके, एक घर के बाहर रुक करके नॉक करता है 2-3 बार, लेकिन कोई भी उसकी बातों का जवाब वहां पर नहीं देते हैं। ऐसा लग रहा है कि डोर के पीछे, दरवाजे के पीछे कुछ लोग हैं, लेकिन कोई भी उसकी बातों का जवाब नहीं दे रहे हैं। और वो उनसे कहता है जाते वक्त कि उनसे बता देना कि मैंने अपना वादा पूरा किया और मैं आ चुका था, ऐसा कहकर के वो वहां से चला जाता है। ये जो फेमस पोयम है वो कहीं ना कहीं डिनोट करती है उस समय की सिचुएशन को लेकर के कि गॉड जो है, भगवान जो है, उसका जो अस्तित्व है वो शायद अब नीत्शे जैसे फिलोसफर्स ने जैसा कि कहा हुआ है कि गॉड इज डेड, ईश्वर अब है ही नहीं। क्योंकि ईश्वर अगर अस्तित्व में होता तो ये सारी जो ट्रेजेडीज हो रही हैं उनको वो रोक लिया होता। तो वो जो ट्रेवलर है वो सिंबलाइज कर रहा है ह्यूमन बीइंग्स को, इंसानों को, और उस ट्रेवलर की बातों को जो अनसुना करके उसे वापस भेज रहे हैं वो शायद गॉड के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो कि दिखा रहा है कि इंसान बहुत सारे कष्ट में है, बहुत सारे पेन में है, लेकिन उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। लिसनर्स में आइए देखते हैं कि क्या होता है और कौन है जो ट्रेवलर आया हुआ है। देखिए, इज देयर एनीबडी देयर, ये पोयम एक ड्रामेटिक टोन से स्टार्ट होती है। इज देयर एनीबडी देयर, क्या कोई यहां पर है? सेड द ट्रेवलर, ट्रेवलर ने कहा, नॉकिंग ऑन द मूनलिट डोर। समझ रहे हैं, ट्रेवलर आता है और पूछता है इज देयर एनीबडी देयर, कोई है यहां पर? सेड द ट्रेवलर, ट्रेवलर ने कहा, नॉकिंग ऑन द मूनलिट डोर। ठीक है, मूनलिट डोर दरवाजा है जिस पर चांद की रोशनी पड़ रही है। मूनलिट मींस चांद की रोशनी उस पर पड़ रही है। एक ऐसी रात है, चांदनी वाली रात, और क्या हुआ है, वहां पर आकर के वो खड़ा हुआ है ट्रेवलर और पूछ रहा है क्या कोई अंदर है। और देखिए, एंड हिज हॉर्स, और उसका जो घोड़ा है, इन द साइलेंस, ठीक है, उस साइलेंस में, उस शांति में, उस चुप्पी में, चैम्प द ग्रासेस। चैम्प मींस क्या होता है? खाना। वो क्या कर रहा है? ईटिंग द ग्रास। शांति है और वहां पर बिल्कुल कोई आवाज नहीं आ रही है। एक तो ट्रेवलर है, उसने इतना पूछा हुआ है कि इज देयर एनीबडी देयर, कि क्या यहां पर कोई है,
और वो चुप है इसके बाद, और इसके बाद सिर्फ आवाज किस चीज की आ रही है? घोड़े के घास खाते की। घोड़ा घास खा रहा है और उसी की आवाज आ रही है। एंड इज हॉर्स इन द साइलेंस चैम्प द ग्रासेस, और कहां पर देखिए? ऑन द फॉरेस्ट्स फर्नी फ्लोर, ऑन द फॉरेस्ट्स फर्नी फ्लोर। कैसा है? जी है, ये जंगल क्या? फर्नी फ्लोर, घास का जो, ठीक है, क्या है, जो जमीन है वो घास की है, और वहां पर वो क्या कर रहा है? वो घास को खा रहा है। एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है ये इलिट्रेशन का। किस चीज का? इलिट्रेशन, ठीक है। इलिट्रेशन क्या होता है? जी हां, ये वही होता है, द रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, द रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड इन अ सीक्वेंस ऑफ, ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड इन अ सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस। ठीक है, क्या होता है कि जब कॉन्सोनेंट साउंड का रेपिटेशन हो, इस तरीके से हम बातें करते हैं ना, ठीक है, हिंदी में अगर कहें तो अनुप्रास अलंकार, वही है इलिट्रेशन। और यहां पर आप देखेंगे कि फॉरेस्ट फर्नी फ्लोर, चंदा चमके चमचम चीखे जो गन्ना चोर, चंदा चमके चमचम चारु चंद्र की चंचल किरणें। उसी तरीके से यहां पर है, वहां पे चा की रेपिटेशन हो रही है, यहां पे फा वर्ड की रेपिटेशन हो रही है। तो ऑन द फॉरेस्ट फर्नी फ्लोर, इसका मतलब क्या है कि जंगल है जो घास से, ठीक है, जिसकी फर्श जो है जो घास से फैली हुई है, उस पर घोड़ा क्या कर रहा है? वो घास को चर रहा है। और यहां पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? इलिट्रेशन, ठीक है, कैसा है? इलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है। एंड अ बर्ड, और जिस तरीके से हम बात करते हैं ना, क्या होता है जब ऐसे खंडार पे हम जाते हैं, ठीक है, ऐसे सुनसान जगहों पे, तो जैसे ही दरवाजा खुलता है तो क्या होता है कि कोई चमगादड़ उड़ता हुआ जाता है चीखता हुआ। वही हालत यहां पे है, कह रहा है एंड अ बर्ड फ्लू अप आउट ऑफ द टोरेट, ठीक है, और इसी समय एक चिड़िया, टोरेट मतलब क्या होता है? छत, आप समझ सकते हैं, छज्जा जो होता है, वहां से एक बर्ड, एक चिड़िया उड़ती हुई गई, फ्लू अप अ टोरेट। और क्या हो रहा है आगे देखिए, अबव द ट्रेवलर्स हेड, ठीक है, जो ट्रेवलर है उसके हेड पर, ठीक है, यानी उसके, ठीक है, सिर के ऊपर से एक चिड़िया उड़ती हुई जाती है। एंड ही स्मोट अपॉन द डोर, और वो क्या करता है? स्माइट का पास्ट फॉर्म स्मोट अपॉन द डोर, फिर से दरवाजे पर नॉक करता है, अपॉन द डोर अगेन अ सेकंड टाइम, फिर से दूसरी बार। इज देयर एनीबडी देयर, ठीक है, ही इज सेइंग वंस अगेन दिस सेंटेंस दैट इज देयर एनीबडी देयर, इज देयर एनीबडी हु इज लिसनिंग टू मी, but unfortunately he is not getting any answer of his question, as the situation represents the situation of human beings in modern age. The people of modern age, raise their voice to save themselves from such kind of horrible things that were happening at that time, but God, has denied to save them all, as it seemed that God also was fed up with the cruelty of human beings, and it has, made up his mind. He has made up his mind that no, I am not going to come to you. But human beings, they are trying again and again unless their, plea is rejected. So there, once again he is saying, is there anybody there? क्या कोई है यहाँ पे? He said, but no one descended to the traveler. But no one descended to the traveler. Descended means यहाँ पे आप कह सकते हैं replied. There are some people behind the door. ठीक है, पीछे हैं बहुत सारे लोग, कुछ हैं वहां पे, लेकिन क्या है? That no one, descended to the traveler. कोई भी ट्रेवलर यानी जो यात्री है उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। Descended to the traveler, no head from the leaf fringed sill. Leaf means पत्तियां, fringed को आप क्या समझ सकते हैं? किनारा। एज और सिल आप समझ सकते हैं टिम्बर से बना हुई, ठीक है, जो चौखट होती है, ठीक है। नो हेड फ्रॉम द लीफ फ्रिंज्ड सिल, पत्तियों से जो चौखट बनी हुई है किनारों की, वहां से कोई भी सर यानी कोई भी
ह्यूमन बीइंग्स के ट्रेसेस नहीं दिख रहे हैं, कोई भी उसे नहीं देख पा रहा, नहीं समझ रहा है कि वहां पर कोई है या नहीं है। लीन्ड ओवर, ठीक है, क्या हो रहा है, लीन्ड ओवर, ठीक है, वो झुकता है, एंड लुक्ड इनटू हिज ग्रे आईज, ठीक है, लुक्ड इनटू हिज ग्रे आईज, और ना तो कोई क्या कर रहा है, झुक करके उसे देख रहा है, इनटू हिज ग्रे आईज। जैसे ही नाइट बज रहे हैं, नाइट्स, डरावनी चीजें, इस तरीके के एलिमेंट्स आएंगे तो उस समय वहां पर हार्श साउंड क्रिएट होता है। कौन साउंड, हार्श साउंड, DTR। अगर बार बार आप देखेंगे कि इस तरीके की चीजें रिपीटिशन हो रही है तो वो पोयम ऑटोमेटिकली कॉम्प्लेक्स हो जाती है और वो मॉडर्निस्टिक जो क्वालिटीज होती हैं उनको डिपिक्ट करना स्टार्ट होती है। देखिए, एंड स्मोट अपॉन द डोर अगेन अ सेकंड टाइम, is there anybody there, means the harsh sounds DTR are repeated, but if we have liquid sounds, what kind of sounds, liquid sounds, right, और ये कौन से हैं, LMN। अगर ये सेंटेंसेस में आते हैं पोयम में तो आपकी पोयम ऑटोमेटिकली सूदिंग हो जाती है। लिक्विड साउंड्स, 3 year she grew in sun and saw nature said a lovelier flower on the earth was never sown। LMN आएगा, पोएम ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी, लेकिन वहीं पे DTR आर द हार्श साउंड्स, राइट। और यहां पर आप देखेंगे कि बार बार की कोई भी उसकी ग्रे आंखों में, और ये ग्रे अपने आप में एक निगेटिव इमेजरी है। कैसी है, निगेटिव इमेजरी। नीली क्यों नहीं कहा, वो नीली कहता था, ऐश्वर्या राय की बात हो जाती, नीली आंखें प्यारी प्यारी, लेकिन वहां पे उसकी ग्रे आंखें, सलेटी रंग की आंखें, डरावनी स्केरी आंखों में कोई नहीं देख रहा है। वेयर ही स्टूड, जहां पर वो खड़ा हुआ था। परप्लेक्स मींस एकदम से, परप्लेक्स मींस क्या, कैसे, ठीक है, चौकन्ना, एकदम से, चौकन्ना नहीं कह सकते, चौंक करके वो, परप्लेक्स्ड मतलब एकदम से वो था, डरा हुआ टाइप आप कह सकते हैं। परप्लेक्स्ड एंड स्टिल, और एकदम से शांत, समझ रहे हैं, परप्लेक्स, सॉक्ड, ठीक है, सॉक था वो, और कैसा, स्टिल, एकदम से शांत बैठा हुआ है, क्या, बट ओनली अ होस्ट ऑफ फैंटम लिसनर्स, यस, दे आर द बीइंग्स बिहाइंड द डोर, दे आर द फैंटम लिसनर्स, दे आर लाइक सुपरनैचुरल एलिमेंट्स, दे आर द घोस्ट्स, और क्या हो रहा है, एंड इट seems that the traveler also is a part of their community। ऐसा लग रहा है कि जो ट्रेवलर आया हुआ, यात्री जो आया हुआ है, वो भी उन्हीं के समुदाय का एक हिस्सा है, ठीक है। वो कह रहा है बट ओनली अ होस्ट ऑफ फैंटम लिसनर्स, लेकिन वहां पे कौन दिख रहा है, होस्ट ऑफ फैंटम लिसनर्स। कैसे लोग हैं, फैंटम लिसनर्स, भूत टाइप के लिसनर्स हैं। that dwell means रहना, accommodate वाले, in the lone house then, lone means lonely, उस अकेले सुनसान घर में वही रह रहे हैं। stood listening in the quiet of the moonlight, stood खड़े हैं वहीं पर, listening सुनते हुए, in the quiet of the moonlight, उस शांत चांद की रोशनी में चुपचाप वो पीछे खड़े होकर के उसकी आवाज को सुन रहे हैं, लेकिन वहां पर कोई भी जवाब उसे वो नहीं दे रहे हैं। टू दैट वॉइस, उस आवाज को, फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ मैन, फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, की आदमजात की दुनिया से आवाज आ रही है, इंसानों की दुनिया से आवाज आ रही है, लेकिन वो उस आवाज को बिल्कुल भी नहीं सुन रहे हैं, ठीक है। वो सुन भी रहे हैं तब भी उस दुनिया, उस आवाज को लेकर कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कैसे, हाउ डिड यू नो दैट देयर आर सम पीपल्स रिजाइडिंग इन दिस पार्ट ऑफ द हाउस, कैसे रह रहे हैं, कुछ नहीं पता है। स्टूड थ्रॉन्गिंग, और क्या हो रहा है, स्टूड थ्रॉन्गिंग द फेंट मून बीम्स ऑन द डार्क स्टेयर, और वो जो लोग हैं स्टूड thronging, they are thinking about something, और कहां पर, the faint moonbeams, faint moonbeams, कैसे, एकदम से मूर्छित सी moonbeams, यानी अगर आप घर के अंदर में कहीं से ज्यादा इंफ्लुएंसेस नहीं है, खिड़कियां नहीं खुली हुई हैं, तो क्या होता है, चांद की रोशनी कहीं से किसी टुकड़े से
या किसी रोशनदान से छन करके कट करके जाती है, और यही हाल यहां पर है। क्या हो रहा है? टू द फेंट मून बीन्स ऑन द डार्क स्टेयर, ये जो कौसी अंधेरी सीढ़ियां हैं, डार्क स्टेयर नहीं है। There is a transferred epithet here. Dark is the situation there. Darkness has been, skirted there. Dark stairs नहीं है, dark वहां पर अंधेरा है हर जगह। और वहां पे क्या कह रहा है कि वो लोग चांद की रोशनी में खड़े होकर के सोच रहे हैं, ठीक है, डार्क स्टेयर्स दैट गोज डाउन टू द एम्प्टी हॉल, यानी कि ऐसे करके सीढ़ियां बनी हुई हैं और वो एम्प्टी हॉल में जा रही हैं, और यहां पर सीढ़ियों पे खड़े होकर के वो सोच रहे हैं कि कौन है इंसान की दुनिया से जो आकर के हमें आज बुला रहा है, ठीक है। हार्कनिंग इन एन एयर स्टिर्ड एंड सेकंड, हार्कनिंग मींस लिसनिंग, लिसनिंग सुन रहे हैं, इन एन एयर एक ऐसी हवा में जो कि कैसी है, स्टिर्ड एंड सेकंड, जो एकदम से बेचैन है, एंड सेकंड, सेकंड मतलब कैसी है, डरावनी टाइप की, इस टाइप का जो माहौल है वहां पर खड़े होकर के वो उसकी बातों को सुन रहे हैं। बाय द लोनली ट्रेवलर्स कॉल, और आवाज के नाम पर सिर्फ एक, लोनली मींस अलोन, ठीक है, अकेले, ट्रेवलर की कॉल आवाज आ रही है, और क्या, एंड ही फेल्ट इन हिज हार्ट देयर स्ट्रेंजनेस, देयर स्टिलनेस, answering his cry means, ठीक है, when he is not getting any kind of response from those people, then his heart is answering that they are not opening the door or not replying to him deliberately. क्या हो रहा है, जानबूझ करके वो उसकी जवाब नहीं दे रहे हैं, and is felt in his heart, और वो अपने दिल में महसूस कर रहा है, their strangeness, उनकी अजीबी, ठीक है, यानी कि उनकी जो अजीब रवैया है, जो बिहेवियर है, उसको वो महसूस कर रहा है। देयर स्टिलनेस, उनकी जो शांति है, एंसरिंग हिज क्राई, वो उसकी आवाज को, उसके क्राई को वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं इस तरीके से, एंसरिंग हिज क्राई, वो बाहर चिल्ला रहा है, अंदर वो चुपचाप है और वो समझ रहा है शायद की सिचुएशन क्या है। इट मीन्स दैट यू डू नॉट वांट टू टॉक टू मी, it means that you do not have the the proper consideration of my voice, that what actually I want, right? While his horse, जहां पर उसका घोड़ा moved, थोड़ा हिल रहा है, cropping the dark turf, cropping the dark turf, turf means क्या होता है, मैदान, ठीक है, turf, cropping the, ठीक है, dark turf, और वो उस डार्क अंधकार भरे मैदान में टहल रहा है अकेले। नीद, नीद मीन्स beneath, किनके नीचे, beneath मीन्स नीचे, द स्टार्ड एंड लीफी स्काई, स्टार्ड मीन्स तारों से भरी, एंड लीफी मीन्स पेड़ों की पत्तियां हैं, और वहां पर से की चांद की रोशनी नीचे पड़ रही है, तो लीफी स्काई का मतलब जो पेड़ है वहां पर उनकी जो पत्तियां हैं। फॉर ही सडनली स्मोट ऑन द डोर, और अचानक से उसने फिर से क्या किया, सडनली स्मोट ऑन द डोर, फिर से उसने दरवाजे पर दस्तक दी। अगेन लाउडर एंड लिफ्टेड हिज हेड, और तेजी से, लाउडर एंड लिफ्टेड हिज हेड, और अपना सिर ऊपर उठाया, एंड लिफ्टेड हिज हेड, और देखिए, टेल देम, उनको बता देना, आई केम, कि मैं आया था। अब मैं हूं कौन, हु एम आई, there is also a question mark on the identity of this person, that who are you, it means that you are familiar with the person who are standing behind the door, it means you are also part of that community, and now you are in the world of human beings, so who are you, tell them that I came, ठीक है, tell them I came, उनसे बता देना कि मैं आया था, and no one answered. Yes, this is the situation where God is not responding to anyone. No, we are not going to listen to you because your voice has now left its soothing tone. Now you are, full of bad deeds. There is, there is acrimony in your eyes. There's cruelty in your eyes. So we are not going to listen to you. And it says,
एंड नो वन आंसर्ड, बता देना उनसे कि मैं आया था, लेकिन किसी ने मेरा जवाब नहीं दिया, किसी ने मुझे, दैट आई केप्ट माई वर्ड, बट आई केप्ट माई वर्ड, मैंने अपना वादा पूरा किया है, दैट आई केप्ट माई वर्ड, ही सेड, उसने कहा, ठीक है, नेवर द लीस्ट स्टिल मेड द लिसनर्स, लेकिन इस पर भी नेवर द लीस्ट, कुछ भी नहीं, नेवर द लीस्ट स्टिर मीन्स थोड़ा सा भी नहीं हिले, मेड द लिसनर्स, उनके ऊपर कोई भी प्रभाव इस चीज का नहीं पड़ रहा है, दो एवरी वर्ड ही स्पेक, हालांकि एक एक शब्द जो बोल रहा था, दो एवरी वर्ड ही स्पेक फुल echoing थ्रू द shadowiness ऑफ द स्टिल हाउस, फेल echoing यानी वो जिस चीज को बोल रहा था, फेल echoing, वो प्रतिध्वनि में हो रहे थे, वो आवाज रिवर्बरेट कर रही थी, गूंज कर रही थी, यानी कि ठीक है गूंज रहा था, स्पेक मतलब स्पीक का वो है आर्केइक वर्ड, फेल echoing थ्रू द shadowiness, उस छाया भरी ऑफ द स्टिल हाउस, वो शांत सा जो घर था, उस घर में उसकी जो आवाज थी वो इको कर रही थी, गूंज रही थी चारों ओर, फ्रॉम द वन मैन लेफ्ट अवेक, और इस दुनिया में सिर्फ एक आदमी जगा था बस, फ्रॉम द वन मैन लेफ्ट अवेक, और सिर्फ एक इंसान था जो अवेकन था, या हाँ यस, या मतलब यस, दे हर्ड हिज फुट अपॉन द स्टिरअप, हाँ वो उसके पैरों की आवाज को सुन रहे थे, they were hearing the voice of his foot, वो उसकी आवाज को सुन रहे थे, उसके पैरों की आवाज को सुन रहे थे, ठीक है, and he stood and the stood of the sound of iron on stone, और किस चीज को, साउंड ऑफ आयरन, उस आवाज को, आयरन मींस यहां पे आयरन सूज हो सकते हैं उसके किसी भी तरीके के, ऑन स्टोन या घोड़े की नाल की बात कर रहा, वो पत्थर पर जिनकी आवाज पड़ रही थी, एंड हाउ द साइलेंस सर्ज्ड सॉफ्टली बैकवर्ड व्हेन द प्लंगिंग हूप्स वर गॉन, बट व्हेन सीइंग इट दैट द पर्सन्स आर नॉट replying to him and they are reacting as they are not hearing anything, वो इंसान क्या करता है, जो ट्रेवलर है, वो फिर से अपने घोड़े पर सवार होता है और वापस वहां से लौट जाता है। देखिए, एंड हाउ, और कैसे, द साइलेंस, जो चुप्पी थी, सर्ज्ड सॉफ्टली बैकवर्ड, धीरे धीरे वो क्या हुई, वो पीछे चली गई, पीछे होती गई, नहीं जो आवाज है वो फेंट हो रही है और ज्यादा धूमिल होती वो चली जा रही है। एंड हाउ द साइलेंस सर्ज्ड सॉफ्टली बैकवर्ड, और कैसे ये जो साइलेंस है, जो चुप्पी है, वो क्या हो रही है, सर्ज्ड सॉफ्टली बैकवर्ड, पीछे चली जा रही है, पीछे चली गई। व्हेन द प्लंगिंग हूप्स, हूप्स मतलब क्या होता है, खुर जिसे हम कहते हैं घोड़ों के, व्हेन द प्लंगिंग मींस उछलते हुए घोड़ों की जो आवाज है, हूप्स वर गॉन, यानी कि जो घोड़ा है वो अपने उस ट्रेवलर को फिर से बैठा करके अपनी बैक पर वहां से वापस चला गया है, चला जाता है, और उसके चले जाने से वो आवाज भी क्या हुई, वो वापस जिस दिशा से आई थी उस दिशा से चली गई। लेकिन यहां पर जो लिसनर्स हैं उनका कोई भी वहां पर क्या होता है, कोई भी रिएक्शन उस साउंड को लेकर के, उस वॉइस को लेकर के नहीं रहता है। तो ये जो पोयम है द लिसनर्स, वो लिखी गई एक ऐसे टाइम पर जब क्या था, इंसान ने गॉड के अस्तित्व को ही नकार दिया था शायद। 1859 ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के पब्लिश होने पर जो सिचुएशन क्रिएट होती है सोसाइटी में, कैसी, डाउट, डिस्प्यूट एंड डिस्ट्रैक्शन की, वो मॉडर्न एज में आकर के इतना ज्यादा डोमिनेटिंग हो जाती है कि इंसान के पास कोई भी इस टाइप का डर नहीं था कि मैं क्या करने वाला हूं, मैं डर जाऊंगा, ठीक है, मैं डर जाऊंगा, या कोई है एक सुपरनेचुरल पावर जो मुझे देख रही है, जिसका मुझे डर है, जो मेरे कर्मों का हिसाब करेगा। अब यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो ये जो लिसनर्स पोयम है वो इस के साथ साथ गॉड के एग्जिस्टेंस को नकारने के साथ साथ उस समय के वाल्टर डिला मेयर की जो खास बात थी उनकी पोयम्स की, कि वो मिस्ट्री के बारे में लिखते, कुछ रहस्यमयी चीजें, यहां पर भी रहस्यमयी। इवन द आइडेंटिटी ऑफ द ट्रेवलर इज ऑल्सो मिस्टीरियस इन इटसेल्फ, वो अपने आप में क्या है, रहस्यमयी है। कौन हो तुम,
कैसे तुम उनसे कह रहे हो कि तुम उनसे बता देना कि मैं आया था और मैंने अपना वादा पूरा किया। इसका मतलब कि तुम भी उन्हीं का एक हिस्सा हो और तुम अब इंसानों की दुनिया से तुम्हारी जो आवाज आ रही है शायद वो भी क्या है, झूठी है। तो ये था हमारी आज की क्लास जहां पर हमने जॉर्जियन पीरियड को लेकर के बेसिकली बातें की। वहां पर हमने वॉल्टर डिलामेयर, रूपर्ट ब्रूक, W.H. डेविस ऐसे जैसे ऑथर्स को लेकर के हमने बातें की। मिलते हैं अपनी कल की वीडियो में और फिर से मैं आप लेकर के आऊंगा मॉडर्न एज के कुछ अलग राइटर्स और कुछ अलग बातें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। ये वीडियो कैसी लगी अपने लाइक और कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।